काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के लिए 4 जून से 8 अगस्त तक ग्राम सभा से लोकसभा तक चल रहे अभियान के अंतर्गत 9 अगस्त को 6,38,365 ग्राम पंचायतों और 2,32,000 ग्राम सभा से हस्ताक्षर किए हुए समर्थन पत्र प्रधानमंत्री जी को सौंपे जाएंगे। मांगे नहीं मानी जाने पर 9 अगस्त से ही शुरू होगा आंदोलन। 1942 के भारत छोड़ो की भांति इस बार मैं तो अपने जीवन की अंतिम आहुति देने के लिए आ रहा हूं। आप भी अपनी ग्राम पंचायत व ग्राम सभा से इस आंदोलन को समर्थन के लिए हमें संपर्क करें। काला धन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ने एवं समर्थन करने के लिए 022-330-81122 पर मिस कॉल करें। सभी पदाधिकारियों की तरफ से, सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं की तरफ से परम पूज्य महाराज श्री को, सभी संतगणों को चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आज कि ये जो बैठक रखी गई है, ये सभी जिले के जो पदाधिकारी हैं उनके लिए ये बैठक रखी गई है। परम पूज्य महाराज श्री का जो निर्देश था कि हर ग्राम सभा से काला धन लाने के लिए एक सहमति पत्र लेना है। आप सब भाइयों ने पूर्णतः कर्मठता से परम पूज्य महाराज श्री के निर्देश का पालन किया है। इसके लिए आप सब स्वागत के भागीदार हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आप में से कुछ जिलों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और कुछ अच्छा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी से कहूंगा वो अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें कुछ पलों के लिए महापुरुषों का आशीर्वाद और उसके बाद आगे का मार्गदर्शन। हम अपने शरीर को तो धोखा दे सकते हैं पर स्वामी जी को धोखा नहीं देंगे। और स्वामी जी महाराज जी में भी विश्वास दिलाता हूं, आप आगे बढ़िए। ये जनता हरियाणा क्या कोई और किसी प्रांत की नहीं है, आपके लिए कर खट मीठे के सब तरह से बलिदान हो जाएंगे जाती। स्वामी जी महाराज जी में बहुत एक 2-3 घटना जो फेमस है वो बता रहा हूं। घटना तो बहुत है, मेरे पास 3 दिन व्याख्यान दे सकता हूं। ये सायंकाल 3 विद्यार्थी मेरे पास आए। मैं सच्चे बोल रहे, साधु झूठ नहीं बोलता कभी भी। तो कहने लगे स्वामी जी महाराज, हैं इस समय कौन? देखा 3 खड़े थे। अरे उन 2 के बीच में छोटा सा विद्यार्थी खड़ा। अब हम विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। 10-11 साल का क्या जानता भगवान, क्या जानता मुक्ति और क्या जानता साधु पढ़े को। एक कहावत है ना कि बच्चे के पैर, बोलो ना, अरे बच्चे के पैर तो पालने में दिख जाते हैं। तो सारे तीनों बोले मिलकर महाराज हम साधु बनना चाहते हैं, रास्ता दिखाओ। मैं बड़ा अचंभे में पड़ गया। भाई 2 तो जवान है, अरे ये बच्चा भी हामा मिला रहा पगला, 10-11 साल का है। ये क्या जाने भगवान मुक्ति साधु का जाने क्या कैसे होता है, साधु कैसे होना चाहिए आदमी। पढ़ा लिखा भी पूरा नहीं है। मैंने कहा बहुत सोच विचार करके ये जो बच्चे इनमें खड़े हैं ना, ये कोई न कोई कारण है इसका। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। दर्शनकार भी ऋषि कहते हैं कोई न कोई कारण अवश्य इसमें। जो 10 साल का बालक मेरे को प्रेरित कर रहा और मैं साधु बनना चाहता हूं, मुझे साधु बनाइए। इस बालक के बारे में चिंतन करता रहा। ये 10 साल का बच्चे ने ये कैसे कहा मैं साधु बनना चाहता हूं। हे परमात्मा, और क्या कर सकता, प्रार्थना कर सकता था। परमात्मा इस बच्चे की रक्षा करिए, संभालिए इस बच्चे को। ये बच्चा भी साधु बनने के लायक नहीं है, अभी दूध मुँह बच्चा है। क्या होगा इस बच्चे के साथ? एक आकाशवाणी आती है, आख्यान है भी, आख्यान कोई प्रमाणिक सच्चा भी होता है। आख्यान है, उन्हें कह रहे पगले, कोई मेरे को कह रहा है, उपदेश दे रहा है, अरे पगले तो इसकी क्या रक्षा करेगा, ये खुद ही देश की रक्षा करेगा।
स्वामी जी इसको रोको मत, इसको छूट दे दो, चलने दो जैसे चलता है। ये अगले दिन इन पर तो फिर आई, वही संस्कार प्रभावित थे। आए फिर कि महाराज जी विचार किया। हाँ भी विचार कर लिया मैंने। क्या? कि तुम पहले संस्कृत के अच्छे विद्वान बन जाओ, फिर लाल कपड़े भी ले लेना, सन्यासी भी बन जाना, कोई मैं नहीं रोकूंगा फिर तुम्हें। तो ऐसे जवान साधु को हमें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। हमारा धर्म यही है कि हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, जहां कहेंगे वही आगे पाएंगे, वही इनका सहयोग करेंगे। मैं एक नारा लगाता हूं, क्या? मैं कहूंगा स्वामी जी आगे बढ़ो, आप क्या कहोगे? स्वामी जी, स्वामी जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे। पूज्य महाराज जी ने पूज्य महाराज श्री ने आशीर्वाद दे करके हमें कृतार्थ किया। पूज्य श्रद्धे भूपेंद्र जी महाराज हमारे बीच में हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा 5-7 मिनट के लिए सभी का मार्गदर्शन करें। स्वामी रामदेव महाराज जी जो मिशन लेकर निकले हैं, ये मिशन निर्विचार से निकला है। और हमें मनन करना है उस मिशन को। एक तो है विचारों की गति और एक है निर्विचार से निकली आवाज। ये ऐसा फकीर, जन्म में ख्याल स्वामी रामदेव जी महाराज का एक ही था बचपन में, पहले से हमने तो साधु बनना है। इतना ऐश्वर्य इस संत के पास, ये चाहे तो आराम से अलग से बैठ सकता है, अपने आनंद में अपने मौज में मगन रह सकता है, पर संतन दुख पाए ते दुखी। ये तो ऐसा है भी यदि मानवता को ठेस पहुंची है, भारत माता को ठेस पहुंची है, तो स्वामी रामदेव की आत्मा कलप उठी है। और इनके सामने जो मिशन आया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आप साथ में आ चुके हो। ये युद्ध सत्य और असत्य के बीच युद्ध हो रहा है। ये मिथ्या और वास्तविकता के बीच एक युद्ध है। ये अंधकार और प्रकाश के बीच युद्ध हो रहा है। और ये पक्का है कि जीत सत्य की रही है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलना है, जय भारत, ओम शांति, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ले सो निहाल। आज भाई राकेश जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, बहन सुमन जी के मार्गदर्शन में पूरे देश भर में बहनें और या हरियाणा प्रदेश में भाई श्री त्रिलोक जी और भाई चंद्रदेव जी के मार्गदर्शन में, उनके पुरुषार्थ से जो काम हुआ है वह अपने आप में एक आदर्श संगठन का कार्य यहां पर हुआ है। इसकी नींव भाई राकेश जी ने डाली और उसको पुष्पित पल्लवित किया है भाई त्रिलोक जी ने और भाई चंद्रदेव जी। अब और ऊर्जा से लगे, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद के बाद संगठन की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पूज्य महाराज श्री, उनका बहुत बड़ा अनुग्रह हम पर सदा रहता है। और मुझे ये तो नहीं पता हम कौन से सन में जुड़े थे, लेकिन ऐसे लगता है हमेशा जब भी मैं महाराज श्री को देखता हूं, जैसे गृहस्थ लोग तो कहते ही हैं कि भाई ये भगवान का विधान भी है कि संबंध तो भगवान की ओर से ही तय होते हैं। यह महाराज श्री को भी जब मैं देखता हूं तो ऐसा ही लगता है कि न जाने कितने जन्मों के साथ ये महाराज जी का साथ था, है और रहेगा। महाराज श्री को एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और उनको प्रणाम है। अपने आशीषों से हमें अनुग्रहित करें पूज्य महाराज। आज जिस उद्देश्य को लेकर के स्वामी जी कुलाचे भर रहे हैं इस तपती हुई गर्मी में, सबकी आशा के केंद्र, वो मैं तो
बहुत बार कहता हूं और मुझे ऐसा लगता है दिल से, अंदर से, आत्मा से कि हमारे ही कोई नाथ परंपरा के उस 9 नाथ 84 सिद्धों में से ही कोई योगेश्वर पुनः इस आधुनिक युग में स्वामी रामदेव जी महाराज जी के रूप में प्रकट हुआ है। ऐसे हम सबके चहेते पूज्य स्वामी रामदेव जी जिस मिशन को लेकर के चले हैं, हमारे ऋषि मुनि सदैव से ही लोक कल्याण की भावना को लेकर के चलते रहे हैं। स्वामी जी की ये पीड़ा कोई अकेले स्वामी जी की नहीं है, ये भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की पीड़ा है। चाहते तो स्वामी जी आज भौतिक दृष्टि से जो सांसारिक सुख सुविधा वैभव यश पद प्रतिष्ठा या भाई जिनके चाहने वाले भक्त कहो, शिष्य कहो, भाई कहो, जो करोड़ों की संख्या में हैं, लेकिन नहीं, सभी के सुख के लिए और सभी की संपन्नता के लिए, सभी के आराम के लिए, सभी की उन्नति और तरक्की के लिए स्वामी जी ने एक बीड़ा उठाया है। मैं तो सदैव कहता हूं कि इस तपती हुई दोपहरी में अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो दूसरों के लिए और तप करने के बाद ही कुछ प्राप्ति होती है। तो स्वामी जी तो उस तप में लगे हुए हैं और उस प्राप्ति का फल सदैव संसार को मिला है। समुद्र मंथन हुआ, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकली। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने ले ली, ऐरावत जो है हाथी भगवान देवराज इंद्र को मिला, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वर्णन किया, और फिर उसमें जब मंथन होता है तो भाई हलाहल विष भी निकलता है। और तब देखा कि किसको पिलाएं, तो भाई एक बाबा जी बैठा हुआ दिख गया कि भाई ये भोले बाबा को पिला दो। विष पीने वाला, अपमान का विष पीने वाला वही शिव कहलाता है। और स्वामी जी उस विष को चाहे कोई कितना ही कुछ भी करे, कितना ही विष पिलाए, उस विष को पीने के लिए तैयार है। और उस शिवत्व को प्राप्त जो है स्वामी जी किए हुए हैं, उस हलाहल विष को अपने अंदर धारण किए हुए हैं इस संसार के लिए। और हमेशा जो है हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने सदा यही तो काम किया है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग में स्वामी रामदेव जी जैसा महान पुरुष हम लोगों के बीच में विचरण कर रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर स्वामी जी महाराज का हृदय से आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और भाई स्वागत तो हम 24 घंटे अंतर्मन से करते ही रहते हैं। हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, वह शक्ति हमें दो कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम पर सेवा पर निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल बना जावे। बोले भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। ये दिलों में जोश और जज्बा लेकर के, संकल्प लेकर के आपको
घर घर तक जाना है, गांव गांव तक जाना है। देखो, अब देश को समझाना है कि हमारे देश की ताकत क्या है, जनता की ताकत क्या है, और एक एक व्यक्ति में कितना अपरिमित सामर्थ्य है। जिस दिन इन तीन बातों का पता लग गया ना, ये देश तो अपने आप दुनिया का सिरमौर बन जाएगा। ये भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। ये भारत दोबारा से विश्व की आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनेगा। और इस भारत को पूरी दुनिया का सिरमौर कोई और नहीं, अभी तो हमें अपने हाथों से एक नए भारत का निर्माण करना है, एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण करना अपने हाथों से। यह हमारे लिए गौरव की बात होगी। अब इसके लिए आपको क्या क्या करना है और इस काम को कैसे करना है, योजनाबद्ध तरीके से काम को करना चाहिए। देखो, अंग्रेज कितने से थे? मुट्ठी भर अंग्रेज, जिसको इंग्लैंड कहा जाता है, वो तो सुबह से शाम तक पैदल चलो तो पूरा देश माप लो, इतना सा है। उसके अंदर तो ये आयरलैंड मिला हुआ है, उसके अंदर ये ग्लासगो मिला हुआ है, इसलिए उसको यूनाइटेड स्टेट बोलते हैं, यूके। तो यदि आप इंग्लैंड को, ब्रिटेन को देखो तो कितना सा है। मैं तो पूरा यूके घूम के आया हूं कई कई बार, कई कई महीने वहां कार्यक्रम रखे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, वहां पर भी अपने 5000 से ज्यादा तो योग टीचर्स हैं और हजारों अपने सदस्य हैं वहां पर। मुट्ठी भर अंग्रेज 70 से ज्यादा दुनिया के देशों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिनके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। उसके पीछे कारण क्या था? योजनाबद्ध तरीके से काम करते थे। ठीक है, उनके दुर्गुण भूल जाइए, वो क्रूर थे, दुराचारी थे, व्यभिचारी थे, गोहत्या करते थे, दुराचार व्यभिचार करते थे, देशभक्त लोगों को फांसी पर लटकाते थे। मैंने पूरे हिंदुस्तान भर में उन पेड़ों को देखा, एक एक पेड़ पर 70-70, 80-80 आदमियों को फांसी पर लटकाया। वहां जाकर मैंने सभाएं की, लोगों को मैंने बताया कि देखो वो कितने क्रूर थे, और आज जो सत्ताओं के ऊपर बैठे हैं कुछ बुरे लोग, उनकी भी हरकतें क्या। 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर के देश को आजादी दिलाई। लेकिन तकलीफ क्या है? हमारी संख्या बहुत है। पहली बात तो ये बहुत संख्या वाले जो ना इकट्ठे नहीं होते, संगठित नहीं है। आज हमारे कई कार्यकर्ता पूछते, बाबा जी कैसे लड़ेंगे? अरे मैंने कहा, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, तुम ये सोचते हो कि उनसे कैसे लड़ेंगे? बस एक बार हौसले के साथ आगे बढ़ो। इस बार तो वो होगा जिसकी सदियों से अपेक्षा इस देश को। बहुत उम्मीदें, बहुत अपेक्षाएं इस देशवासियों को हमसे। और देखो भाई, मैं अभी गुरु पूर्णिमा से पहले राजस्थान की बैठक लेके आया, उससे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की बैठक ली। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान, ये हरियाणा और ये पंजाब, बाकी और सराउंडिंग जितना भी है और पूरा भारत, लेकिन ये 4 ही बहुत हैं, 4-5। दिल्ली के लोग तो हैं अपने साथ। दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये मुख्य भाग। बाकी फिर हिमाचल, उत्तराखंड और पूरा भारत, अखंड भारत आएगा, वो तो सब होगा। लेकिन हमने महाभारत से लेकर के और 1947 तक देखा है, जब जब भी देश पर कोई बड़ा संकट आया है तो इस इलाके ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। अब 9 अगस्त की आर पार की लड़ाई में भी बहुत बड़ी भूमिका आपको निभानी है, इसके लिए संकल्पित होकर के जाना। तो आप तो यहां आज तो कार्यकर्ता ही आए हुए हैं, एक एक के साथ कितने कितनी जनता आएगी वो आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बताता हूं, रणनीति बताता हूं, और लोगों को कैसे जोड़ना है। पहले तो लोगों के सामने जाकर अपने पूरे मुद्दों की बात करना। आज ही मैंने भाई राकेश जी को सारे मुद्दों के बारे में, कि अपने सब कार्यकर्ताओं को ना आंदोलन के मुख्य मुद्दों से लेकर के और आंदोलन की अंतिम परिणति तक
आंदोलन की जो बेसिक फंडामेंटल है उससे लेकर के आंदोलन के पूरे जो आयाम हैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज, मूलभूत उसके बारे में जानकारी, प्रामाणिक तथ्यपूर्ण जानकारी जो छोटी हो सब कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए। तो आपको बहुत जल्दी ही पूरे हरियाणा के भाई बहनों को ही नहीं, पूरे संगठन के कार्यकर्ताओं को ये बेसिक, जिसको मैंने इस एक पेपर पर उतारा है, ये तो उसके सूत्र हैं, उसका सार रूप सबको मिलेगा। सबसे जाकर के बताना, मैं आपको कुछ चंद मिनटों में अपनी बात रखता हूं, जरा सबको ये जाकर के बोलना, तो आपके साथ पूरे हिंदुस्तान के लोग खड़े हो जाएंगे। और क्या करना, सबसे बड़ी बात, घर घर जाना और थोड़े से पीले चावल ले लेना। बाबा का ब्याह तो होना नहीं, तो भाई 9 तारीख ना यूं सोच लियो कि बाबा को ब्याह सो ही हो रहा है, अपने चावल लेके जाओ, नहीं तो देश का काम है, चावल लेके जाओ। और बोले भाई निमंत्रण है 9 तारीख को देश के लिए, देश बचेगा तो हम सब बचेंगे, घर घर में जाके दियो। हमने ये प्रयोग किया, हरियाणा की सभाओं में किया, राजस्थान की सभाओं में किया, मध्य प्रदेश की सभाओं में किया। एक एक सभा में 1-1, 2-2 लाख लोग आए थे। अरे 9 अगस्त को तो दिल्ली में पूरा देश आने वाला है, तो लाखों लोग आएंगे और ये सत्ताओं की शिखा पर बैठे लोग फिर अपने आप ही घबराएंगे। संकट क्या होगा इनके लिए, सुनो जरा। एक तरफ करीब 2.5 लाख ग्राम सभा हमारे इस मुद्दों का समर्थन करेंगे। देखो, लोकतंत्र में 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, एक कानून, संविधान, लोकतंत्र। उस लोकतंत्र का मतलब क्या, लोक माने जनता, तंत्र माने व्यवस्था, जनता की व्यवस्था। तो लोकतंत्र में एक तो बने हुए कानून, जो सिस्टम, संविधान। दूसरी बात, तो हमारा जो आंदोलन है वो संवैधानिक है, वो संविधान की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, राष्ट्रहित की दृष्टि से, जनहित की दृष्टि से, जल जंगल जमीन भू संपदाओं अर्थव्यवस्थाओं को बचाने की दृष्टि से, सब दृष्टियों से वो जायज है, एक बात। दूसरी बात, इसमें एक तरफ पूरी जनता, लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है जनता। माना कि सरकारों के पास में बहुत बड़ी ताकत होती है, सारी सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना उनके अधीन होती है, उनके पास अपरिमित शक्ति है, सामर्थ्य है, उनके पास में कानून की ताकत है, सारा तंत्र उनके अधीन है, सारा देश उनके अधीन है। परंतु इस शासन व्यवस्था में सरकारों को बनाने वाली जनता होती है। इसलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं होता है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है, जनता ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाती है। इसलिए भूल जाओ, लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी क्या होती है, जनता। तो जनता हमारे साथ में है, संविधान हमारे साथ में है, भगवान हमारे साथ में है, सत्य हमारे साथ में है, न्याय हमारे साथ में है। और लोकतंत्र में चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जब वो भी हमारे मुद्दों पर सहमति व्यक्त करके लिखित में दे देंगे, 2.5 लाख करीब जो ग्राम पंचायत हैं, उसमें से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कई जगह तो जैसे रोहतक, हिसार की आपने अभी बात की, ऐसे ही पूरे देश भर से रोज रिपोर्टिंग आ रही है, करीब करीब पूरे हिंदुस्तान की 80 से 90% ग्राम पंचायतों के समर्थन पत्र हमारे साथ में होंगे। तब प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे ये देखना पड़ेगा। जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सारे प्रतिनिधि हमारे साथ, बहुमत से भी ज्यादा, जनता हमारे साथ, कानून हमारे साथ, तो फिर प्रधानमंत्री क्या करेगा। करीब 400 के करीब सांसदों की सहमति पत्र आ जाएंगे, क्योंकि हमने एनडीए को पूरा साथ में ले लिया और यूपीए में भी सेंध लगा दी। ये क्या है, बहुत से लोग बोले बाबा ये क्या कर रहा है। मैंने कहा ये तो 9 तारीख ने बेरा पाटेगा, इसका मतलब क्या है। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, देखो सत्य हमेशा सब जगह जीवित रहता है। कांग्रेस के भी बहुत से सांसदों ने हस्ताक्षर करके दे दिए हैं, धन्यवाद है उनको, तालियां उनके लिए एक बार। और शुरुआत गुजरात के एक सांसद ने की, शायद साबरकांठा का, कहां का, अब तो उसने हस्ताक्षर करके दे दिए, क्या दिक्कत है बताने में। और वो जो नहीं देगा
उसने वहां की जनता देख लेगी। भाई मुद्दों पे तो साथ में आना पड़ेगा, नहीं तो जनता जीने नहीं देगी इन्हें। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी तो क्या होगा। एक मेरे से बोला पापा 9 तारीख को क्या होगा। मैंने कहा 9 तारीख को ये होगा। अब बात समझ में आई। तो क्या होगा, सारे लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि हमारे साथ, जनता हमारे साथ, कानून संविधान हमारे साथ, सत्य भगवान हमारे साथ, तो इनके साथ कौन रहेगा। वो सोचे कि उनको क्या होगा, हम क्यों सोचें क्या होगा। ये है रणनीति। अब बात समझ में आई। ये है रणनीति। और आपको क्या काम करना है, बस जा करके लोगों को बताओ भाई हमारा ये आंदोलन क्या है, क्यों है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं अपने देश में कितनी ताकत है। मैंने बहुत मेहनत करके ये देखो, ये इस बार थोड़ी कम मदद ली है मैंने डॉक्टर कुलबीर छिकारा जी से। अब ये जो है निर्देशक की भूमिका में आ गए। हमारे भाई सिद्धार्थ जी को इस काम में लगाया हुआ है। फिर मुझे थोड़ा बहुत समय लगता है तो मैं बैठ जाता हूं। भाई देवेंद्र शर्मा जी को लगाया। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जब मैंने ये देखा कि ये कहते हैं ना गरीबी गरीबी महंगाई, ये गरीबी महंगाई कैसे होती है जरा सुनियो। मैंने कहा भाई ये वायदा बाजार निकालो, हिंदुस्तान लूट मची हुई है। तो वायदा बाजार का साइज निकला, खाली 4 चीजों का जो वायदा बाजारी करते हैं ना, जरा सुनियो। 4 चीजों में, अर्थात एग्रीकल्चर जिसमें 12%, गोल्ड और सिल्वर 55%, और बाकी एल्युमिनियम और दूसरे जो मेटल्स हैं 24%, और एनर्जी का 19% जिसमें हिस्सा है। 4 चीजों का वायदा बाजार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। अब ये शब्द सुना था हमने, हैं? ये कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। हम तो भाई किसान के बालक, हमने भी ये पढ़ना पड़ रहा है, सारा सीख लिया। अब तो 177 लाख करोड़ रुपए का वायदा बाजार। कितना का, सबने बताइए जाके कितना का। और जो स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट है, शेयर बाजार में जो सट्टा है, वैधानिक है, ये ऑफिशियल है, कोई भी जाकर के चेक कर सकता है इंटरनेट के ऊपर। उसमें है 340 लाख करोड़ का। कितना का। तो ये जो वायदा बाजार है ये कितने का, 177 लाख का। और जो ये शेयर मार्केट में जो सट्टा है 340 लाख करोड़ का, इसको स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं। फिर शेयर मार्केट जो अपने आप में ही कुल है वो है 70 से 100 लाख करोड़ का, ऊपर नीचे रोज होता रहता, वो देखते रहते हो। फिर भारत देखो, भारत में कितनी ताकत है। भारत का ये आर्थिक साम्राज्य मैं आपको बता रहा हूं। ये तो भारत के वायदा बाजार की बात की, दुनिया का जब मैंने सुना तो मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी। पूरी दुनिया की जो कुल जीडीपी है वो करीब 4000 लाख करोड़ रुपए की, उसको जो है ट्रिलियन बिलियन में बोलते हैं तो 80 ट्रिलियन डॉलर। कितना। लेकिन इसमें जो ये डेरिवेटिव मार्केट है, सट्टा बाजार है, वो है 1200 ट्रिलियन डॉलर, 1200 ट्रिलियन डॉलर। माने जो एक्चुअल जीडीपी है उससे 15 गुना ज्यादा। अब ये कैसे चल रही है दुनिया, तो हम सोच भी नहीं सकते। भारत में करीब 300 लाख करोड़ रुपए का सोना, करीब 25 से 50 लाख करोड़ रुपए का ये घरेलू बाजार। भारत में करीब 15 लाख करोड़ रुपए राजनीति में, हेल्थ, एजुकेशन, ड्रग्स में करीब 10-10 लाख करोड़ रुपए। लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल आंकड़ा है करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि एक्चुअल करीब 4 से 5 गुना, कहीं ये अलग अलग, इसका रेशो अलग अलग है। करीब 100 लाख करोड़ रुपए का लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल स्टेट का मार्केट। और इसमें सारा कुल मिलाकर के ये जो कैलकुलेशन मैंने निकाला, तो भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था का जो साइज है, वो करीब 1000 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें यदि 50% को हम टैक्सेबल माने और 10% ही टैक्स लगाएं, जबकि आज बेसिक जो मूल्य होता है किसी भी पदार्थ का, वस्तु का, पेट्रोल आदि का, उसके ऊपर 50% करीब टैक्स होते हैं, एवरेज टैक्स, औसत कर। तो भारत में यदि 50% औसत टैक्स होता, उसकी जगह 10% औसत टैक्स रखें, और यदि 50% को ही टैक्सेबल माने हम इस इकोनॉमी को, क्योंकि जो आम आदमी, गरीब आदमी, साधारण लोग, उनके पैसे को हम टैक्स से बाहर निकाल दें, तो भी यदि ये बेईमानी खत्म होती है तो
50 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष सरकार को विकास के कार्यों के लिए मिल सकता है, देश की खुशहाली के लिए। काला धन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ने एवं समर्थन करने के लिए 022-330-81122 पर मिस कॉल करें। पतंजलि आयुर्वेद के उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पाद एवं जड़ी बूटियों से निर्मित सौंदर्य प्रसाधन हर्बल कॉस्मेटिक्स पूरे देश में खुले बाजार में उपलब्ध हैं। हम सभी देशभक्त नागरिकों एवं व्यापारियों से आह्वान करते हैं कि वे ये संकल्प लें कि हम स्वदेशी ही खरीदेंगे और स्वदेशी ही बेचेंगे। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। अध्यात्म और संस्कृति का अनंत प्रकाश, आस्था अब आपके मोबाइल पर। आप जब चाहें तब योग ऋषि स्वामी रामदेव जी से सुनिए योग, प्राणायाम, आसन एवं आयुर्वेदिक उपचारों के द्वारा स्वस्थ जीवन का रहस्य। आयुर्वेद मनीषी आचार्य बालकृष्ण जी से सुनिए हलो व औषधीय पौधों से रोगोपचार। साथ ही आस्था पर प्रसारित विभिन्न संतों व भजन गायकों के भजनों को सुने। आज ही डायल करें 5051919। BSNL के उपभोक्ता डायल करें 125519। इंडिया। योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, संस्कृति एवं संस्कारों का अग्रदूत। योग संदेश सामाजिक व आध्यात्मिक आंदोलन, भारत स्वाभिमान के विचारों का संवाहक। योग संदेश विचारों की क्रांति की मशाल। योग संदेश मासिक पत्रिका स्वयं पढ़ें तथा दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। हिंदी सहित 11 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित। आज ही अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालयों, पतंजलि आरोग्य केंद्रों व बुक स्टॉलों से खरीदें योग संदेश। बड़ों की बात का आमले के स्वाद का पता चलता है बाद में। विटामिन सी से भरपूर MDH ड्राई आमला। आयुर्वेद मनीषी आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा लिखित आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य और आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तकों से जानिए आयुर्वेद के सिद्धांत, दर्शन तथा दुर्लभ व सुलभ जीवनदायिनी औषधियों के सचित्र विवरण। आज ही आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य और आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तकें खरीदकर स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा अपनाएं और जटिल व्याधियों से छुटकारा पाएं। इंडिया। ऋषियों का ज्ञान, आयुर्वेद की शक्ति, हमारे अनुभव और वर्षों का अनुसंधान। पतंजलि आयुर्वेद का विश्वास सुबह से शाम तक हर पल आपके आरोग्य के लिए आपके साथ। आंवला, एलोवेरा जूस, कैंडी व मुरब्बा आदि स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों और जीवनदायिनी जड़ी बूटियों, अष्टवर्ग व केसर आदि से निर्मित स्पेशल च्यवनप्राश और भी बहुत कुछ आपकी आरोग्य की रक्षा के लिए। सभी पतंजलि चिकित्सालयों व आरोग्य केंद्रों के साथ ओपन मार्केट में भी उपलब्ध। बड़ों की बात का आमले के स्वाद का पता चलता है बाद में। विटामिन सी से भरपूर MDH ड्राई आमला। अध्यात्म और संस्कृति का अनंत प्रकाश,
आस्था अब आपके मोबाइल पर। आप जब चाहें तब योग ऋषि स्वामी रामदेव जी से सुनिए योग, प्राणायाम, आसन एवं आयुर्वेदिक उपचारों के द्वारा स्वस्थ जीवन का रहस्य। आयुर्वेद मनीषी आचार्य बालकृष्ण जी से सुनिए हलो व औषधीय पौधों से रोगोपचार। साथ ही आस्था पर प्रसारित विभिन्न संतों व भजन गायकों के भजनों को सुने। आज ही डायल करें 5051919। BSNL के उपभोक्ता डायल करें 125519। घर घर जाके बताना, लोगों को बताना अपने देश की क्या ताकत है। यदि ये पिछले आजादी के 65 वर्षों में यदि ये काला धन जमा ना होता तो आज हम कहां खड़े होते। हमारी जीडीपी 10 गुना ज्यादा होती। किसी से भी पूछ लो, दुनिया का कोई अर्थशास्त्री से, हमारी जीडीपी कितनी ज्यादा होती पिछले 65 वर्षों में काले धन की अर्थव्यवस्था जमा ना होती तो 10 गुना। प्रति व्यक्ति आय भी फिर कितनी ज्यादा होती। हमारे देश में उत्पादन से एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का और तो कुल प्रोडक्शन वो भी 10 गुना। हमारा निर्यात भी कितना होता। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो होती दुगनी। आज तो वो 7 से 3 पे, 3 से कईयों में तो 1 पे खिसक के आ गई। अमेरिका की, ब्रिटेन की लगभग जो जीडीपी है वो 2-2.5 के आसपास है। ग्रोथ रेट विकास दर। हमारी ग्रोथ रेट होती 15 से 20 के बीच। हमारा आज जो पूरे वर्ल्ड में जो निर्यात, पूरे विश्व की जीडीपी में, पूरे विश्व की जो इकोनॉमी में हमारी जो भागीदारी है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में जो हमारी भागीदारी है ना, वो है हमारी 1.5%। 1.5% वर्ल्ड जीडीपी में। हमारी वर्ल्ड जीडीपी में भागीदारी कितनी है। और 18वीं शताब्दी में हमारी वर्ल्ड जीडीपी में भागीदारी कितनी थी। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी 25%। यदि ये काला धन 65 वर्षों में ही जमा ना होता तो विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी कम से कम 15 से 20% होती। रुपए की कीमत जो गिरती जा रही थी, 2-3 दिन से कुछ थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। ये तो सारा खेल है। ये सब, ये जो है ना, वर्ल्ड बैंक का, IMF का, WTO का, ये सब खेल चलता है। फिर इसमें मैंने कहा ये सट्टाबाजारी का खेल चलता है। ये बहुत खतरनाक षड्यंत्र हैं। आप लोग कम उनको अभी समझ पाते हैं, आम लोग। ये यदि ये भारत में काले धन और भ्रष्टाचार की व्यवस्था ना होती तो आज रुपए की कीमत लगभग डॉलर और पाउंड के बराबर होती। हमारे बच्चे डॉक्टरी और इंजीनियरिंग करके विदेशों में पढ़ने के लिए नहीं जाते। थोड़ी सी बातें लोगों को बताना, ये प्रामाणिक बातें हैं, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो ये सारी बातें आपको लिख करके दे रहे हैं तो अच्छा रहेगा ना, याद रहेगा। फिर नहीं तो भूल जाते हो थोड़ी देर में। मैंने बोला हाँ बाबा, बात तो बहुत अच्छी बताई पर याद को क्या। आदमी का दिमाग में ना 2-3 बात तो घुस जाती हैं, उसके बाद में ओवरलोड हो जाती है उसकी फ्लॉपी। जैसे आपको नाम ही बता दे 5-7, श्वेत केतु, जमदग्नि, विश्वामित्र और सत्यकाम, जाबाल, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ। बोलो कितने नाम बोले मैंने। वही सीक्वेंस से बताओ जिससे मैंने बोले। बोले बाबा वो तो भूल गया। ये हमारी मेमोरी का पैरामीटर बता दिया, भूल जाते। इसलिए याद रखो सब चीजों को। मैं भी आपसे बात कहता हूं तो मुझे तो खैर वो चित्त में वो सारा ऐसे डेटा फीड कर रखा है, लेकिन फिर भी क्योंकि चारों तरफ से युद्धों के बीच में जीते हैं हम, तो इसलिए मुझे भी, मैं भी नोट करके रखता हूं कि कहीं कोई भूल ना हो जाए बात। भाई बहनों, अब ये सारी बातें जा जा करके देश के लोगों से बताना कि भाई हमारे देश की ताकत क्या है, जनता की ताकत और देश की अर्थव्यवस्था कितनी है। क्या भारत गरीब है? जिस देश में करीब 1,000 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था हो और जिसमें करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाएं हो, बोलो कितनी?
जिस देश की करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था, 20,000 लाख करोड़ रुपए की जिस देश के अंदर भू संपदाएं हैं, क्या वो देश गरीब है? लेकिन भारतीय गरीब क्यों है? क्योंकि वितरण की प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रणाली गलत है। जल जंगल जमीन भू संपदाओं और संपत्ति पर कुछ साम्राज्यवादी ताकतवर लोगों ने एकाधिकार स्थापित कर लिया है। कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने पूरी दुनिया की खुशियां कैद कर ली हैं। अब इस साम्राज्यवादी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को खत्म करना है और आर्थिक और सामाजिक न्याय हिंदुस्तान को दिलाना, यही तो व्यवस्था परिवर्तन है। अब समझ में आई कुछ बात? अब अगली समझो। अब अलग अलग मुद्दों को समझ लो थोड़ी देर, है ना। इतने मुद्दे जब तक इनको नहीं समझोगे तब तक बात बनेगी नहीं। लोग कहेंगे बाबा जी इस आंदोलन से, या आपसे भी पूछेंगे भाई थारा बाबा 9 अगस्त ने सारे देश ने दिल्ली में तो बुला रहा है, क्या मिलेगा? बोले पहले तो ये बताओ तुम खेत में काम करोगे तो क्या मिलेगा? पहली बात तो ये कि 9 अगस्त तक जो भी खेती बाड़ी का काम होना है मूल रूप से वो लेगा। और वह खेती बाड़ी में व्यापार धंधा में काम भी कर लिया तो 1000-2000 रुपए मिलेगा, करोड़ तो कहां भाई मारे बाग में। तो 1000-2000 मिल जाएगा। कोई बहुत ही कमाऊ पूत है तो 5-10 हजार कमा लेगा, इससे ज्यादा तो अरे गांव का आदमी कड़े 10-5-10 हजार रोज की है किसी की इनकम। बोला बाबा खेत में पहले तो दाने ना पैदा होते ठीक से, और हो जाए तो कीमत नहीं मिलती, बहुत बुरी हालत है। सुनियो जरा, 9 अगस्त को दिल्ली में आने से क्या मिलेगा बताइयो? बोले एक तो करीब 400 लाख करोड़ रुपए वापस आने का रास्ता खुलेगा और करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाओं की लूट खत्म होगी। और जिस भ्रष्टाचार ने पूरे हिंदुस्तान को खोखला कर दिया है, उस भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार होगा और व्यवस्था परिवर्तन का आधार तैयार होगा। अब जरा और सुनो, और सुनो क्या मिलेगा। या तो ये सत्ता पर बैठे लोग करेंगे, और नहीं करेंगे तो पूरे देश के आज जब 9 अगस्त को सारा देश टीवी के सामने होगा, अखबारों को पढ़ेगा, देखेगा रे हो क्या रहा है दिल्ली में, ये तो लाखों लोग पहुंच गए, करोड़ों लोग खड़े हो गए, हो क्या रहा है। तो उनको हम बताएंगे भाई हम किस लिए आए हैं। तो क्या या तो सत्ता पर बैठे लोगों को करना पड़ेगा, या फिर पूरे देश की उनसे घृणा और नफरत हो जाएगी और पूरा देश उनका सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहिष्कार कर देगा और भारत की राजनीति का एक नया भविष्य तैयार होगा। ये होगा 9 अगस्त को। अब बात समझ में आई? चलो और समझ लो। ये भ्रष्टाचार के ऊपर हमने कहा कि भाई एक ही काम कर दो, खाली भ्रष्टाचार पूरे तंत्र में है और इसके ऊपर 4 तो बड़ी संस्थाएं बन चुकी हैं, एक प्रोसेसिंग में है लोकपाल। तो जो 4 संस्थाएं अभी बनी हुई हैं जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, यदि वही ठीक हो जाएं तो नीचे तक ठीक हो जाएगा। यथा राजा तथा प्रजा, जो महाराज जी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जैसा मुखिया होगा वैसे ही नीचे का आदमी। आज पतंजलि योग पीठ में कोई बेईमानी करने की कोशिश कर सकता है, कोई दुराचार व्यभिचार करने की कोशिश कर सकता है, कोई वहां जाकर के दारू तो क्या बीड़ी सिगरेट गुटखा भी खाने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं खाता। जिस दिन मैं खाने लग गया गुटखा तो सारों के मुंह में यूं ही मिलेगा। ये तो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है सारा सिस्टम, सीधी सी बात है। तो ये पूरे देश को कैसे भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे करेंगे? एक, सीबीआई को निष्पक्ष कर दो और सीबीआई का जो मुखिया है उसकी नियुक्ति, सीबीआई को स्वतंत्र निष्पक्ष कर दो। जरा 5 संस्थाओं के नाम सुन लो। सीबीआई जो पूरे देश में करप्शन के ऊपर काम कर सकती है, लेकिन इस समय ये सरकार की 99% कठपुतली है, 1% कहीं थोड़ा बहुत जिनमें जमीर बाकी है वो काम कर रहे हैं। सीबीआई, सीवीसी, चुनाव आयोग और कैग, इनके 4 के प्रमुख। जैसे इस समय जो कैग के प्रमुख हैं वो जैसे कहते हैं ना, कोई भगवान की ओर से कोई विशेष आत्माएं पैदा हो जाती हैं। भाई विनोद राय जी, उसको कोई डर नहीं, कोई प्रलोभन नहीं दे सकता उसको, वो तो
ये आज जितने भी बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं, ये कैग का एक प्रमुख व्यक्ति है, उसका हेड है, उसका नाम है विनोद राय। ये 2G घोटाले से लेकर के कोयला घोटाला उसी की मेहरबानी से खुला है। एक बार जोरदार तालियां उसके लिए। और अब ये लोकायुक्त तो बनने का प्रोसेस ही जारी, उसमें भी गड़बड़ तो यही कर रहे हैं। बोले हम जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। तुम्हारी जागीर है ये हिंदुस्तान। ये 121 करोड़ भारतीयों का देश है और जैसे 121 करोड़ जनता चाहेगी वही हिंदुस्तान में होगा। इसी का नाम लोकतंत्र है। तो ये बात जब प्रामाणिकता के साथ दिल्ली में उठेगी पूरे देश के लोगों की ओर से, तो एक संस्था तो जो बनानी पड़ेगी अभी लोकपाल, और 5 संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति कैसे होगी? निष्पक्ष और स्वतंत्र। अभी क्या हो रहा है? अभी तो जो सरकार की कठपुतली होते हैं उसको बैठा देते हैं, सरकार के इशारों पर वो नाचते रहते हैं। अभी क्या होता है? 3 आदमी पक्ष के, 1 आदमी विपक्ष का, वो चुनता है उनको। आपने देखा ना पीछे सीबीआई को लेकर के भी झगड़ा चला, सीवीसी को लेकर के भी झगड़ा चला, चुनाव आयुक्त को लेकर के भी झगड़ा चला कि नहीं चला? क्यों? अब इसमें क्या होना चाहिए? एक सत्ता पक्ष का, एक विपक्ष का, एक रूलिंग पार्टी, एक अपोजिशन, एक मुख्य न्यायाधीश। हो गया काम ठीक, 3 ही चुन देंगे। तो बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये क्यों नहीं हो रहा? ये तो इतनी बड़ा पक्षपात है, देश के लोगों को पता ही नहीं। सबने बेरा था इस बात का, तो ऐसे सब ने बेरा ही नहीं। बताइए सबने जाके, तो सबने जब बेरा पाटेगा तो सारा देश दिल्ली का नहीं क्यों लेगा? और भाइयों तो काम करवाना है भाई। ये 5 काम हो गए ना तो फिर बेईमानी नहीं रहेगी। तो इतनी सी तो बात है। ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए फिर शिक्षा में सुधार तो जरूरी है। आज यदि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, पाप अन्याय और धर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये संस्कार हमें शिक्षा के साथ मिले, गुरुकुल में मिले। और यही शिक्षा यदि पूरे हिंदुस्तान को मिल जाएगी तो हिंदुस्तान में कोई बुराई नहीं रहेगी। अब्दुल कलाम जी ने पिछले दिनों एक बहुत अच्छी बात कही कि बोले भाई कानून तो ठीक बनाओ लेकिन आदमी तो बनाओ। कानून तो बना दिया तो पकड़ पकड़ के जेल भर दोगे, जेल छोटी पड़ जाएंगी। इसलिए कानून बनाना भी जरूरी है और व्यक्ति का निर्माण भी, कानून भी ठीक बनना चाहिए, व्यक्ति भी ठीक बनना चाहिए। व्यक्ति ठीक बनेगा शिक्षा में सुधार से। ये तो भ्रष्टाचार की। अब ये काला धन वापस आएगा तो गांव वालों ने बताया एक एक गांव को 100-100 करोड़, एक एक जिले को 50,000 करोड़ मिलेंगे। बोलो कोई गरीब रहेगा? इतनी छोटी छोटी बात बताओ, सारा देश तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। फिर जो है पूछे काला धन कहां है? काला धन 3 जगह, एक देश के बाहर, एक देश के भीतर एक आ गया है। किसके रूप में? एफडीआई। ये एफडीआई को काला धन सफेद करके ले आए। इसमें करीब 80% काला धन है। तो बोले ये जो पैसे लेके आए उनका पता ही नहीं, मालिकों का पता ही नहीं। उसमें तो जो मैनेजर और डायरेक्टरों का पता है, जो असली मालिक उनके बारे में तो पता ही नहीं। कानून ही नहीं है उसका पता लगाने का। और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंसे मिलेंगे। ये तो फंस गए, अब निकल नहीं सकते। ये जो 20 लाख करोड़ पे लेके आए एफडीआई के माध्यम से, कितने? 20 लाख करोड़। और वो 20 लाख करोड़ तो लाए थे तब था, अब हो गया वो 16 करोड़ से ज्यादा। तो 16 करोड़ से ज्यादा पैसा तो हम एक दिन में ही बाहर निकाल सकते हैं। बस एक छोटा सा कानून में सुधार करने की जरूरत। कितना? 16 करोड़। और हिंदुस्तान ने तो 16 करोड़ ही बतेरा है। सारे किसानों की समस्या, पानी की, बिजली की, सारी समस्या खत्म, 10 लाख करोड़ चाहिए। सारे बच्चों की शिक्षा की समस्या का समाधान खाली 10 लाख करोड़ पे चाहिए। सारे देश के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाएगा खाली 50 लाख करोड़ पे। इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, रिसर्च में, और डेवलपमेंट में लगा दो। 50 लाख करोड़ बहुत हो गया। 100 लाख करोड़ में तो हिंदुस्तान के सभी आदमी सुखी हो जाएंगे। और ये 16 करोड़ पे तो एफडीआई से ही पता लग जाएगा। और इन्हीं बेईमानों का यहां और वहां और बाहर है। ये तो रास्ते तो सारे हैं लेकिन कोई करे तो सही। लेकिन अब इनको करना पड़ेगा। तो ये काले धन के अड्डे और काले धन की चाबी। काले धन के अड्डे 3 और चाबी क्या है काले धन की? एफडीआई। ये सबको बताओ। फिर ये गरीब अमीर क्यों हो रहे हैं? दूरी क्यों बढ़ रही है? समझाओ, बैठ के बातचीत करो। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं भाषण देने थोड़ी आया हूं, बात करने आया हूं। ऐसी बात करो बैठ के। बोले भाई सोचो, ये गरीब क्यों बन गए और अमीर क्यों बन गए? इसका मतलब कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है और कुछ के पास कम।
ये पैसा किससे मिलता है? बोलो तो, मेहनत से। पैसा किससे मिलता है? मेहनत कितनी तरह की होती है? दो तरह की, एक दिमाग से और एक शरीर से। दिमाग से जो मेहनत करते हैं उन्होंने अपनी कीमत बहुत ज्यादा लगा रखी है, और जो शरीर से मेहनत करते हैं उनकी मेहनत कम मिलती है। जैसे किसान है, खेत अपने शरीर से ज्यादा मेहनत करता है। मजदूर है, कारीगर है, आम आदमी है, वो किससे ज्यादा मेहनत करता है? शरीर से। जो भट्टियों में काम करने वाले लोग हैं, भट्टों में काम करने वाले लोग हैं, चिमनियों में काम करने वाले लोग हैं, स्टील की फैक्ट्रियों में, लोहे की फैक्ट्रियों में, मैंने तो देखे हैं सब जगह, केमिकल की फैक्ट्रियों में, उनकी उम्र ही बहुत थोड़ी रह जाती है बेचारों को। किसी को टीबी, किसी को कैंसर, किसी को और कुछ बीमारी। तो शारीरिक मेहनत करने वालों को नुकसान ज्यादा होता है। दिमाग से मेहनत करने में कोई नुकसान होता है ना? नुकसान तो तनाव से होता है। तनाव तो किसी को भी हो सकता है। दिमाग से तो मैं भी मेहनत करता हूं, मेरा कोई दिमाग कम हो गया, घट गया। लेकिन जो आदमी सुबह से शाम तक 100-100 किलो वजन उठा रहा है, कमर टूटेगी उसके बेचारे की। जो कोयले की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोयला उड़ उड़ के टीबी और कैंसर बीमारी हो सकती है उसको। शारीरिक श्रम करने से हानि व्यक्ति को ज्यादा होती है, मानसिक श्रम करने से हानि ना के बराबर होती है या नहीं होती है। तो बोलो, मेहनत की कीमत, जो बौद्धिक श्रम कर रहे हैं उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए कि शारीरिक श्रम वालों को? लेकिन उल्टा हो रहा है। एक डॉक्टर भीतर बैठ के एक ऑपरेशन करे तो 5 लाख, और एक आदमी खेत में मेहनत करे तो 100 रुपए भी नहीं मिलते पूरे किसान को। एक किसान के 5 परिवार में 5 आदमी हैं, और चलो उसके 5 एकड़ जमीन है, उन 5 आदमियों की मजदूरी पूरी नहीं मिलती। तो ये श्रम के मूल्यांकन में जो पक्षपात हो रखा है, इससे गरीब और अमीर की खाइयां बढ़ रही हैं। 1 और 2 का, 1 और 5, 10 का भी अंतर हो तो चले, यहां तो 1 और लाख का, 1 और करोड़ का अंतर हो गया। यह है गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा है। इसको बोलते हैं साम्राज्यवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, उपभोक्तावादी बाजारवादी व्यवस्था, अन्यायपूर्ण पक्षपातपूर्ण व्यवस्था। यह है भौतिकवादी व्यवस्था, भोगवादी व्यवस्था। हम कैसी व्यवस्था चाहते हैं? जहां पर सबको आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था हम हिंदुस्तान में चाहते हैं। यह है व्यवस्था परिवर्तन। इससे मिलेगा किसानों को, मजदूरों को, कारीगरों को, मेहनत कशों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य। ये बात समझ में आई? ये बताना सबको जाके। नहीं तो बोलते बाबा किसान क्यों जुड़ेंगे अपने साथ? यही तो चाहते हैं हम, वो जुड़े, उनको बताएं। तो आप जा करके ये सब बातें करना। देखो, कोई आंदोलन कामयाब कब होता है? जब किसी आंदोलन, किसी क्रांति, किसी परिवर्तन के पीछे 1% लोग भी खड़े हो जाएं, वो मूवमेंट कामयाब हो जाती, सक्सेस हो जाती। कितने प्रतिशत? अपनी मूवमेंट के साथ कितने लोग हैं? अपने मूवमेंट में 10% तो कार्यकर्ता हैं हिंदुस्तान भर में। 11 करोड़ लोगों को तो हमने सीधे जाकर के जोड़ा है। तो अपनी मूवमेंट तो कामयाब नहीं, महाकामयाब होगी। किसी भी मूवमेंट में, किसी आंदोलन में 1% लोग ही जुड़ जाएं। ये पूरी परिवर्तन की फिलॉसफी है, ये पूरी दर्शन है उसका पूरा। अपने आंदोलन के कितने आयाम हैं? 5। कितने आयाम हैं? आयाम बोलो, पहलू बोलो, आंदोलन के 5 मोर्चे अपने। 1 आध्यात्मिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक, चौथा राजनीतिक, 5वां वैश्विक। 5 तरफ अपने को संघर्ष करना है। देखो, आध्यात्मिक पहलू तो यह है कि आज देखो कितना ऊंचा चरित्र था इस देश का, और आज हम कहां खड़े हैं नैतिकता की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, परंपराओं की दृष्टि से, अपने मूल्यों और आदर्शों की दृष्टि से। हिंदुस्तान के जब तक 121 करोड़ लोगों का चरित्र ऋषियों जैसा नहीं बन जाएगा, तब तक हमारा अभियान चलता रहेगा। यह हमारा आध्यात्मिक पक्ष। सब हम ऋषि पुत्र हैं, ऋषियों की संतान हैं, हम भगवान की संतान। हमारे चरित्र ऋषियों जैसे पवित्र हो, ऐसा ऊंचा चरित्र। जब हम गुरुओं को सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं और महापुरुषों के चरित्र को देखते हैं, तो लगता है यही जीवन है। फिर बाद में पता नहीं, फिर गफलत में पड़ जाते हैं।
आध्यात्मिक पक्ष। सामाजिक पक्ष क्या है? देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, भारतीय भाषाओं में भारत की शिक्षा व्यवस्था, उसमें उच्च मूल्य आदर्श हो, उसमें नैतिकता हो, उसमें आध्यात्मिकता हो। कोई देश अपने देश के नागरिकों को विदेशी भाषा में नहीं पढ़ाता, भारत को छोड़ के। जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, छोटा सा इटली छोटा सा देश है, सब देश के नागरिक अपने देश को अपने देश की भाषा का मुद्दा, जल, जंगल, जमीन, भू संपदा, पूरे अर्थ, ये सारे सामाजिक मुद्दे हैं। ओहो, खेत से लेके पेट तक, गोरक्षा से लेकर के राष्ट्र रक्षा तक, धर्म की रक्षा से लेकर के मानवता की रक्षा से लेकर के इस पूरी प्रकृति की रक्षा तक, सारे मुद्दे एक के बाद दूसरा, समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, चुनौतियां सामने खड़ी हुई है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। सामाजिक प्रश्न, कोई कहता है बाबा जी बेटी बचाओ अभियान चलाओ, कोई कहता है बाबा जी गौ माता बचाओ अभियान चलाओ, कोई कहता है बाबा जी ये बचाओ वो बचाओ। अरे मैंने कहा सब मिलकर के भारत माता को बचा लो, सारा अपने आप बच जाएगा। तो भाई अब तो जो काम गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, जो काम गुरु हरगोविंद जी ने किया, जो काम भगवान रामकृष्ण, भगवान शिव, हनुमान जी ने किया, जो काम महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कपका, जमनी महर्षि, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, जिस काम को श्री अरविंद ने किया, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। बहुत कहते हैं बाबा जी जब आप योग कराते हो ना तब तो बड़ा आनंद आता है, फिर आप ये कहां से आंदोलन छेड़ देते हो। मैंने कहा भगवान राम को देख ले, एक तरफ वो मर्यादा पुरुषोत्तम और जो अवतारवाद में विश्वास रखते हैं वो कहते हैं वो स्वयं तो ब्रह्म भगवान के अवतार हैं। एक तरफ वो अवतार जब धनुष हाथ में उठा करके रावण की नाभि में मारता है, उसको प्रहार करता है, तब वो भगवान कहलाता है। एक तरफ योगेश्वर श्री कृष्ण गीता का उपदेश करते करते ज्ञान योग, भक्ति योग, मोक्ष, संन्यास सारे योग बता दिए और जाकर के फिर हाथ में सुदर्शन उठा लिया, शिशुपाल का वध कर रहा है। शिवजी महाराज समाधि में बैठे हुए उठते हुए तांडव शुरू कर दिया, राक्षसों का विनाश। हनुमान जी इतने बड़े योगी कि जमीन पर तो चलते ही थे, आकाश गमन की सिद्धि भी थी और जाके लंका फूंक मारी। जब हनुमान जी योगी होकर के लंका फूंक सकते हैं, भगवान कृष्ण योगेश्वर होकर के सुदर्शन चला सकते हैं और भगवान शिव महायोगी होकर तांडव कर सकते हैं, तो अब एक और नया तांडव हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। देखो जीवन के दो रास्ते हैं, दो पक्ष हैं, दो पहलू हैं। एक है तप का, संघर्ष का, युद्ध का, आंदोलन का। दूसरा है सेवा का, सृजन का, साधना का, भक्ति का, समाधि का। तो भाई जीवन में तो दोनों चीज रहेंगी। श्री अरविंद से पूछा महर्षि दयानंद के बारे में कि आप महर्षि दयानंद को कैसे देखते हो, उनका जीवन कैसा? बोले महर्षि दयानंद एक समुद्र की भांति है, भीतर से पूर्ण शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील। भीतर से पूर्ण शांत, भीतर से पूर्ण शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील। ऐसे रहना है जैसे समुद्र, भीतर से शांत, भीतर से शांत रहना है, प्रशांत चित्त, और बाहर से जैसे समुद्र में लहरें उठती है ना, 50-50 फीट की, 100-100 फीट की, ऐसे लहरें उठती रहे। अब जीवन समझ में आया? अब कोई गफलत तो नहीं है। अब तो दो ही टारगेट रखो बस, मुख्य रूप से दो टारगेट। क्या? एक तो हर जिले में कई योग की कक्षाएं, हर तहसील में कई कक्षाएं, बड़े गांव में 2-3, छोटे गांव में 1 योग की कक्षा। योग की कक्षा चलाओ चरित्र निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए, और राष्ट्र निर्माण के लिए सबको 9 अगस्त को दिल्ली लेके आओ। दो ही काम करने हैं बस। इसके लिए लोगों से सहयोग लो, समर्थन पत्र लो, ये सब बाकी सब काम साथ। अब 2 मेन टारगेट हैं। एक, योग की ज्यादा से ज्यादा कक्षा लगाना। अभी हमने लक्ष्य रखा है कि भाई देखो हर गांव में योग की कक्षा चलनी चाहिए। अब इस ये ट्रेनिंग सेंटर के रूप में बड़े गांव में तो शुरू करी, 2 तहसीलों में, जहां नहीं
कम है वहां और बढ़ा दो। वैसे कोई हरियाणा की तो कोई तहसील ऐसी बाकी नहीं है जहां समिति ना हो, कक्षा ना चलती हो। अभी मैं राजस्थान में गया, पूरे हिंदुस्तान में अब जा रहा हूं। अभी 21 तारीख तक पूरे भारतवर्ष की बैठकों का कार्यक्रम है और उद्देश्य यही है कि हर जगह योग की कक्षा। अभी मैं राजस्थान जाके आया, मुझे बहुत खुशी थी। वहां छोटे से छोटे जिले में भी करीब 50 से लेकर के 150 कक्षाएं, एवरेज करीब 100 कक्षा प्रत्येक जिले में चल रही थी। मुझे लगता है हरियाणा में तो उससे ज्यादा ही कक्षाएं चल रही होंगी। अब हरियाणा का कोई गांव नहीं बचना चाहिए जहां योग की कक्षा ना चलती, क्योंकि वहां ये हमारे आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है, आधारशिला तैयार होती है। वहां लोग भी इकट्ठे होते हैं, योग करेंगे, 10-15 मिनट देश के बारे में चिंतन करेंगे, ये काम करना। तो अब ये दोनों कामों के ऊपर सबसे ज्यादा बल देना। एक तो 9 अगस्त को दिल्ली चलो, 9 अगस्त को दिल्ली चलो, भारत छोड़ो का दिन है वो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब भ्रष्टाचारियों कुर्सी छोड़ो, भारत छोड़ो, बख्शो हमको, बहुत लूट लिया, इंतहा हो गई, अब तो रुक जाओ। भाई बहनों, मुझे बहुत खुशी है, सभी जिले से, एक एक तहसील से 5 संगठनों के लोगों को, एक एक जिले से सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। सारे कार्यकर्ता इतनी भयंकर गर्मी में, यात्रा में क्या कष्ट होगा, क्या खाने को मिलेगा, क्या पीने को मिलेगा, सब कष्टों को भुला करके इतनी श्रद्धा और भक्ति समर्पण से चल करके आए हैं। और यही हमारी इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। आप सबका तप, आप सबका समर्पण, आप सबका संघर्ष। कार्यक्रम का शेष भाग देखें अभी 9 से 10 बजे संस्कार चैनल पर, जिसमें आप हरियाणा प्रांत में संगठन की सेवाएं एवं आंदोलन की स्थिति की ताजा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। देखना ना भूलें अभी 9 बजे से संस्कार चैनल पर। विदेशों में जमा काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के लिए 4 जून से 8 अगस्त तक ग्राम सभा से लोकसभा तक चल रहे अभियान के अंतर्गत 9 अगस्त को 6,38,365 ग्राम पंचायतों और 2,32,000 ग्राम सभा से हस्ताक्षर किए हुए समर्थन पत्र प्रधानमंत्री जी को सौंपे जाएंगे। मांगे नहीं मानी जाने पर 9 अगस्त से ही शुरू होगा आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो की भांति। इस बार मैं तो अपने जीवन की अंतिम आहुति देने के लिए आ रहा हूं। आप भी अपनी ग्राम पंचायत व ग्राम सभा से इस आंदोलन को समर्थन के लिए हमें संपर्क करें। तंजलि